क्या आपने कभी सोचा है, वाराणसी का 80 घाट, जहां दिन रात चिताएं जलती रहती हैं, जहां लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं, वो जगह रात में कैसी होती होगी? कहते हैं कि गंगा किनारे उड़ती राख में सिर्फ मुर्दों की यादें ही नहीं, बल्कि अधूरी आत्माएं भी छिपी होती हैं। और जिसने भी आधी रात को उस घाट पर कदम रखने की हिम्मत की, वो जिंदगी भर उस रात को भूल नहीं पाया। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो कोई धार्मिक गाथा नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये है 80 घाट की डरावनी सच्चाई। वाराणसी, दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर। यहाँ जीवन और मृत्यु का संगम रोज होता है। गंगा किनारे बसे 80 घाट को लोग पवित्र मानते हैं, क्योंकि यहाँ चिता की आग कभी बुझती नहीं। दिन में यहाँ पर्यटक आते हैं, स्नान करते हैं, नावों की सवारी करते हैं। लेकिन रात रात इस घाट की सबसे भयानक तस्वीर दिखाती है। जब चिता बुझती है, राख उड़ती है और हवा में अजीब सी गंध भर जाती है। ऐसा लगता है मानो जमीन और आसमान के बीच एक पर्दा हट जाता है और आत्माएं बाहर आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश से 4 दोस्त, नीलेश, अंकित, आशीष और अमन, वाराणसी घूमने आए। ये चारों कॉलेज के साथी थे और हर छुट्टी में नई जगह घूमने निकल पड़ते थे। दिन में उन्होंने गंगा आरती देखी। हजारों दियों की रोशनी जब गंगा की लहरों पर तैर रही थी, तो वो नजारा किसी सपने जैसा लग रहा था। नीलेश बोला, यार, ये जगह तो वाकई जन्नत है, लेकिन मैंने सुना है 80 घाट रात में बहुत डरावना हो जाता है। अंकित हंस पड़ा, डरावना? अरे वो सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। आशीष, जो थोड़ा रोमांचक स्वभाव का था, बोला, क्यों ना आज रात हम जाकर देखें? 80 घाट पर आधी रात को जाकर पता करें कि वहां सच में कुछ है या नहीं। अमन का चेहरा उतर गया। वो थोड़ा डरपोक था। उसने कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये जगह मजाक के लिए नहीं है। लोग यहाँ मोक्ष के लिए आते हैं। हमें छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन तीनों दोस्तों ने अमन को मनाया। आखिरकार वो भी राजी हो गया। रात के खाने के बाद चारों घाट की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक चाय वाले से पूछा, भैया, 80 घाट रात में कैसा रहता है? चाय वाले का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, रात में घाट पर मत जाना। वहां सिर्फ मुर्दे ही नहीं, उनकी आत्माएं भी रहती हैं। कई लोग गए, कुछ लौट आए, लेकिन पागल होकर। नीलेश ने मजाक में कहा, अरे भैया, आप लोग तो हर चीज में भूत बना देते हो। चाय वाले ने गहरी सांस ली और बोला, जाओ अगर जाना है, लेकिन याद रखना, वहां राख सिर्फ शरीर की नहीं उड़ती, वहां इच्छाएं भी जलती हैं, और अधूरी इच्छाएं कभी नहीं मरती। चारों ने उसकी बात पर हंसी उड़ाई और घाट की ओर चल पड़े। रात के ठीक 12 बजे चारों 80 घाट पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा था। गंगा का पानी अजीब चमक रहा था। दूर कहीं एक चिता बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी राख अब भी हवा में तैर रही थी। अंकित ने कहा, वाह, क्या नजारा है, पूरा रोमांच है। अमन कांपते हुए बोला, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। लगता है कोई हमें देख रहा है। अचानक नीलेश की टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे ने सबको घेर लिया। सिर्फ गंगा की लहरों की आवाज और राख की गंध बाकी रह गई। आशीष ने मजाक किया, कहीं भूत ने टॉर्च बंद कर दी क्या? सब हल्का सा हंस दिए, लेकिन अगले ही पल उनकी हंसी जम गई। घाट की सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और वो बिल्कुल चुप था। नीलेश ने आवाज लगाई, बाबा, इतनी रात में यहां क्यों बैठे हैं? कोई जवाब नहीं मिला। आशीष आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उस सफेद कपड़े वाले के कंधे पर हाथ रखा, वो आकृति अचानक खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरा काला था, आंखें लाल जल रही थीं। वो धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोली, यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। अमन चीख पड़ा और पीछे भागने लगा। बाकी तीनों भी डर गए। लेकिन जब अंकित ने दोबारा टॉर्च जलाई, वहां कोई नहीं था। सिर्फ राख उड़ रही थी और गंगा की लहरें अजीब लय में बह रही थीं। चारों सोच ही रहे थे कि वापस चलें। तभी पीछे से रोने और कराहने की आवाज आई, जैसे कोई औरत घाट पर विलाप कर रही हो। नीलेश ने हिम्मत करके पीछे देखा। वो सफेद कपड़ों वाली आकृति अब घाट की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी थी और उसके पीछे कई परछाइयां थीं, जो जलती चिताओं की लपटों जैसी उठ रही थीं। चारों दोस्त अब ऐसी दुनिया में फंस चुके थे जहां तर्क और विज्ञान काम नहीं आते। 80 घाट ने उन्हें अपने जाल में खींच लिया था। अब सवाल यह था, वो कौन थी और क्यों वो 80 घाट पर अधूरी रातों की तरह भटक रही थी? दोस्तों ने सोचा था कि ये बस एक रोमांचक साहसिक सफर होगा, लेकिन अब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। नीलेश ने कांपती आवाज में कहा, भागो, जल्दी। चारों घाट की सीढ़ियां उतरकर भागने लगे, लेकिन जितना वो भागते, उतनी ही परछाइयां उनके साथ साथ चलती। हर कदम पर लगता जैसे कोई उनके पीछे सांस ले रहा हो। अमन रो पड़ा,
मैंने कहा था ना, यहां मत आना। यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। अंकित अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, शायद ये हमारा भ्रम है। डर की वजह से ऐसा लग रहा है। तभी हवा में राख का तूफान उठा। आसमान में चांद बादलों से ढक गया और घाट पर घुप अंधेरा छा गया। आशीष चिल्लाया, देखो, वो फिर आ रही है। सफेद कपड़ों वाली आकृति अब उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थी। चारों अब एक कोने में घिर गए। आकृति पास आकर रुकी और बोली, तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर भी आए। अब लौटना इतना आसान नहीं है। नीलेश ने कांपते हुए पूछा, तुम तुम कौन हो? वो धीमी गहरी आवाज में बोली, मैं वही हूं जो अधूरी रह गई। मेरा शरीर यहां जल गया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरी मौत एक धोखा थी। चारों दोस्त अब सन्न रह गए। अमन ने कहा, हमें जाने दो, हम गलती से यहां आ गए। आकृति हंसी। उसकी हंसी घाट की सीढ़ियों में गूंज गई, जैसे 100 लोग एक साथ हंस रहे हों। आकृति धीरे धीरे बोलने लगी, सालों पहले मैं एक औरत थी। मेरी शादी वाराणसी के ही एक व्यापारी से हुई थी, लेकिन लालच में आकर उसने मुझे जिंदा जला दिया। सबको लगा कि मैं चिता पर मरी, लेकिन सच ये है कि मुझे मारकर यहां जलाया गया। मेरी आत्मा तब से हर रात इस घाट पर भटकती है। मैं हर आने वाले से पूछती हूँ, क्या कोई है जो मेरी अधूरी कहानी सुन सके? क्या कोई है जो मेरी मुक्ति कर सके? चारों दोस्त कांप उठे। आशीष ने धीमे स्वर में कहा, हम हम तुम्हारी मदद करेंगे। आकृति ने कहा, मदद? तो सुनो, इस घाट पर एक पीपल का पेड़ है। उसकी जड़ों में मेरी राख का हिस्सा दबा है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, मैं आजाद नहीं हो सकती। लेकिन सावधान रहना, उस राख की रखवाली और परछाइयां करती हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो जाकर निकालो। नीलेश ने दोस्तों की तरफ देखा। क्या करें? अंकित बोला, अब लौटना नामुमकिन है। अगर मदद करेंगे तो शायद ये आत्मा हमें छोड़ दे। चारों ने कांपते हुए उस पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। पीपल का पेड़ घाट के बिल्कुल कोने पर था। चारों जब उसके पास पहुंचे तो हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लगा मानो सैकड़ों आंखें उन्हें घूर रही हों। आशीष ने पेड़ की जड़ें खोदनी शुरू की। अंकित और अमन भी मदद करने लगे। नीलेश चारों ओर नजर रखे था। जैसे ही राख का हिस्सा बाहर निकला, अचानक परछाइयां चीखने लगी। हवा में कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज गई, जैसे 100 आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। अमन ने डर से राख गिरा दी। मैं नहीं कर सकता, ये सब पागलपन है। लेकिन आशीष ने हिम्मत दिखाई। उसने राख अपने हाथों में उठाई और बोला, हम इसे गंगा में बहा देंगे, यही मुक्ति है। चारों राख लेकर गंगा की ओर दौड़े। जैसे ही उन्होंने राख को पानी में बहाना चाहा, सफेद कपड़ों वाली आत्मा फिर प्रकट हुई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि आंसू थे। वो बोली, तुम्हें डर नहीं लगा? तुमने मेरी राख छूने की हिम्मत की? तुम्हें पता है इसके लिए कितनी आत्माएं तुम्हें रोक सकती थीं? नीलेश ने कांपते हुए कहा, हम सिर्फ तुम्हारी शांति चाहते हैं, हमें जाने दो। आकृति ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे और गंगा में मिल गए। फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते उसने कहा, धन्यवाद, लेकिन याद रखना, हर आत्मा को शांति नहीं मिलती। कुछ आत्माएं हमेशा भटकती हैं। चारों दोस्त घाट से भागकर होटल पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि इस रात का जिक्र कभी नहीं करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब नीलेश उठकर शीशे में देख रहा था, तो उसके कंधे पर राख का एक छोटा सा दाग था। उसने उसे झाड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मिटा ही नहीं। अंकित ने हंसकर कहा, भाई, तू तो वाकई चुना गया है। लेकिन नीलेश का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि जब उसने फिर शीशे में देखा तो उसके पीछे वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। कहते हैं कि 80 घाट पर गई आत्मा को शांति मिली या नहीं, कोई नहीं जानता। लेकिन उस रात के बाद चारों दोस्तों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कुछ कहते हैं कि नीलेश धीरे धीरे चुपचाप रहने लगा। वो अक्सर कहता, वो अब भी मेरे साथ है। मैंने उसकी राख को छुआ था और वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। आज भी 80 घाट पर अगर आप आधी रात को जाएं, तो शायद हवा में उड़ती राख के साथ एक परछाई आपको देखती मिले।